हेलो स्टूडेंट्स, आर्य कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आरपी सिंह आप लोगों के लिए आज नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ बेटा, उत्प्रेरक के सामान्य गुण। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? उत्प्रेरक के सामान्य गुण। देखो, उत्प्रेरक के ऑलमोस्ट जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा सीख ही चुके हो, कुछ ना कुछ तो आप लोग सीख चुके हो, और 4 से 5 पॉइंट्स जो हैं वो आप लोग लिख के आ सकते हो, ठीक है। बट तब भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, समराइज़ कर लेते हैं कि हमको वहाँ पर कौन कौन से पॉइंट लिखने होंगे। जैसा कि एक पॉइंट जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था उत्प्रेरक की परिभाषा में क्या डिस्कस किया था बेटा हम लोगों ने कि उत्प्रेरक क्रिया के अंत में मात्रा व संगठन में अपरिवर्तित रहता है। तो यही इसका क्या रहेगा, गुण भी रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या लिख लेंगे, उत्प्रेरक अवक्रिया के अंत में, अवक्रिया के अंत में, अवक्रिया के अंत में उत्प्रेरक मात्रा व संगठन में अपरिवर्तित रहता है। परंतु क्या चेंज हो जाती है? उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था बेटा क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। मैं बोल रहा हूँ चेंज हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा ही होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे परंतु उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था, उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था परिवर्तित हो सकती है। उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था परिवर्तित हो सकती है। तो सबसे पहला गुण आप लोगों का यह है जो आपको लिखना है, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी, इसमें तो किसी को डाउट होगा ही नहीं। ये स्टार्टिंग में हमने उत्प्रेरक की जो परिभाषा पढ़ी थी उसी समय मैंने आपको मात्रा और संगठन दोनों चीज़ सिखाई थी कि भाई किसे मात्रा का मतलब है कि स्टार्टिंग में आपने उत्प्रेरक कितना लिया, 2 ग्राम लिया, तो अंत में भी आपके पास कितना रहेगा, 2 ग्राम। और संगठन का मतलब ये था कि जो आप उत्प्रेरक लियो, जैसे मान लीजिए NO हम लोग उत्प्रेरक के रूप में ले रहे हैं, तो NO ही रहेगा, ना ये N2O5 बनने वाला है या फिर N2O3, इस तरीके से कुछ भी नहीं बनने वाला है, ठीक है। NO जो इसका रासायनिक संगठन है वही रहना चाहिए, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है, देखो बेटा, उत्प्रेरक की बहुत कम मात्रा ही पर्याप्त होती है। उत्प्रेरक ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बल्क में लेना पड़ता है, बहुत अधिक मात्रा में लेना पड़ता है। बहुत कम मात्रा ही उत्प्रेरक की मोर देन सफिशिएंट होती है रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, उत्प्रेरक की बहुत कम मात्रा, उत्प्रेरक की बहुत कम मात्रा ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए, अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए आवश्यक होती है। ये इनकी सेकंड प्रॉपर्टी है, ठीक बेटा। तीसरा पॉइंट क्या है, देखो, उत्प्रेरक किसी भी अवक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। उत्प्रेरक किसी भी अवक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट के लिए टीचर एक कैटलिस्ट की तरह ट्रीट करता है। किसकी तरह ट्रीट करता है? कैटलिस्ट की तरह, ठीक। तो कैटलिस्ट को हम लोग क्या मान लेंगे? टीचर। स्टूडेंट को हम लोग क्या मान लेंगे? अभिकारक। अब देखो, इस एग्जाम्पल से आप लोग समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो जो बच्चा इंटरेस्टेड है केमिस्ट्री पढ़ने का वही मेरे पास आएगा ना, जो इंटरेस्टेड नहीं है वह मेरे पास नहीं आएगा। तो जब मेरे पास जो आएगा नहीं तो मैं उसको पढ़ा भी नहीं सकता हूँ, और ना ही मैं उसे क्या कर सकता हूँ बेटा, उत्प्रेरित कर सकता हूँ कि आप पढ़ो। क्यों? क्योंकि जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी तब तक हम उसे उत्प्रेरित नहीं कर सकते, ठीक है। जब उसकी इच्छा होगी कि भाई हमें पढ़ना है, तो जब उसे पढ़ना है तब वो हमारे पास आएगा, तब हम उसे पढ़ाएंगे, तब हम लोग उसे क्या करेंगे, उत्प्रेरित करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभिकारक को क्रिया स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब क्रिया जब स्टार्ट हो जाएगी तो उसकी रेट को कौन चेंज करेगा बेटा? कैटलिस्ट। तो ये बात सबको क्लियर हो गई, समझ में आ गई कि कैटलिस्ट का काम रिएक्शन की रेट को क्या करना है बेटा, चेंज करना है, ना कि रिएक्शन को स्टार्ट कराना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तीसरा पॉइंट, उत्प्रेरक अवक्रिया को प्रारंभ नहीं करते,
प्रारंभ नहीं करते। ठीक है, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते। चौथा पॉइंट देखिए, उत्प्रेरक जो होते हैं सामान्यतः विशिष्ट होते हैं। सामान्यतः क्या होते हैं? विशिष्ट। जैसे इसका बिल्कुल सिंपली में समझते हैं, जैसे मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, ठीक है, तो मैं आपको केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। अगर कोई बच्चे आके मेरे पास कहें कि सर फिजिक्स पढ़ा दो, हाँ फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, है ना, बट उतना अच्छा नहीं जितना आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा मुझसे कहे मैथ पढ़ा दो, हाँ मैथ पढ़ा सकते हैं पर उतना अच्छा नहीं, तो मेरा सबसे कंफर्ट जोन कौन सा हो गया बेटा? केमिस्ट्री। तो इसका मतलब मैं किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या कर रहा हूँ? उत्प्रेरित कर रहा हूँ बार बार, और वही रिएक्शन मेरे लिए सबसे फिजिबल है। ठीक है, तो उत्प्रेरक किसी एक ही अभिक्रिया को ज़्यादातर क्या करते हैं? अच्छे से उत्प्रेरित करते हैं। कोई दूसरा अगर आप पदार्थ लोगे उत्प्रेरक के रूप में तो क्रिया को उत्प्रेरित तो कर सकता है, पर यह जरूरी नहीं कि उसी तरीके से, उसी अच्छे तरीके से क्या कर दे? उसे उत्प्रेरित कर दे। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? उत्प्रेरक सामान्यतः कैसे होते हैं बेटा? विशिष्ट होते हैं। कैसे होते हैं? विशिष्ट होते हैं। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हुई? विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट का मतलब स्पेसिफाइड होते हैं कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन में वही उत्प्रेरक लिया जाएगा। और सामान्यतः वर्ड इसलिए लगा दिया कि हम मे भी, आपने देखा कुछ तो कलाकार टीचर हैं ही हैं जो फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, मैथ भी पढ़ा रहे हैं, और क्या पढ़ा रहे हैं? केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं। एक ही टीचर सब पढ़ा दे रहा है। तो सामान्यतः कुछ अपवाद भी हैं जो करा सकते हैं, हाँ एक से अधिक अभिक्रियाओं को क्या कर देंगे? उत्प्रेरित कर देंगे। तो इसीलिए हमने कौन सा वर्ड लगा दिया बेटा यहाँ पर? सामान्यतः, जनरली। ठीक है, पर मैक्सिमम कैसे मिलेंगे आपको? विशिष्ट मिलेंगे। जब तक आप यूनिकनेस नहीं लाओगे, जब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, चलिए, तो आपके कितने पॉइंट्स हो गए बेटा? 4 पॉइंट्स। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इन्हीं पॉइंट्स को आप लिखकर आ सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो मुझे लग रहा है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। चलो, तो 5th पॉइंट हम लोग देखें बेटा। 5th पॉइंट देखो, ये हमारा उत्प्रेरक अभिक्रिया की क्रियाविधि में भाग लेता है। तो देखो आगे एक हम लोग सिद्धांत पढ़ेंगे, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, और क्रियाविधि किस तरीके से उसकी संपन्न होती है वो चीज़ हम लोग वहाँ पर समझेंगे। तब भी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उत्प्रेरक जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो उसकी क्रियाविधि में क्या करता है? भाग लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन है हमारी 2SO2 + O2 इन द प्रेजेंस ऑफ NO। उत्प्रेरक बेटा ये क्या दे रहा है? 2SO3। ठीक है, तो देखिए इसकी क्रियाविधि किस तरीके से होगी, मैकेनिज्म। यहाँ पर O2 जो अभिकारक है ये NO के साथ पहले बेटा क्या कर लेता है? क्रिया कर लेता है। तो NO + O2, बताओ क्रियाविधि में भाग ले रहा है NO, तो NO अगर क्रियाविधि में भाग ले रहा है तो हम लोग ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या बनेगा? NO2। रिएक्शन को हम लोग संतुलित कर लेते हैं, 2NO2। तो देखिए ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम्स और 2 ये, तो 4, तो 2 2 जा 4। नाइट्रोजन के 2 एटम्स, नाइट्रोजन के 2 एटम्स, रिएक्शन बैलेंस है। जो ये हमारा माध्यमिक यौगिक बना है बेटा, कौन सा यौगिक बना है? माध्यमिक यौगिक। यह माध्यमिक यौगिक बचे हुए दूसरे अभिकारक के अणुओं, दूसरे अभिकारक के अणुओं से क्या कर लेता है? क्रिया कर लेता है। तो NO2 बेटा किससे क्रिया कर रहा है? SO2 से, दूसरे अभिकारक के अणुओं से। और यहाँ जो एक ऑक्सीजन अटैच हुआ है वह ऑक्सीजन अब इससे फिर अटैच हो जाएगा और क्या बन जाएगा यहाँ पर बेटा? SO3। और यहाँ क्या बचा रह जाएगा? NO। तो आपने देखा उत्प्रेरक पुनः उसी संगठन में मिल गया जिसमें पहले था। ठीक है, और ये आपका क्या बन गया बेटा? उत्पाद। तो मैंने बताया था कि क्रिया के अंत में मात्रा और संगठन में उत्प्रेरक क्या रहते हैं बेटा? अपरिवर्तित। परंतु हाँ, यह क्रियाविधि में क्या ले सकता है? भाग ले सकता है। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। उत्प्रेरक अभिक्रिया की क्रियाविधि में भाग लेता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। उत्प्रेरक सामान्यतः उत्पादों की प्रकृति को परिवर्तित नहीं करते। जनरली यहाँ पर फिर से एक सामान्यतः वर्ड लगवाया, इसका मतलब कुछ ना कुछ फिर यहाँ पर गड़बड़ होगी। जहाँ सामान्यतः आ गया वहाँ केमिस्ट्री में समझ जाओ कि अपवाद आ गया। ठीक है, और जहाँ अपवाद आ गया तो वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि उसके अपवाद क्या क्या हैं। तो इस चीज़ को भी हम लोग आगे और क्लियर करेंगे अच्छे से, पर अभी मैं आपको समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल N2 + H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Fe दे रहा है NH3। देखो यहाँ पर Fe तो आपने बाद में मिलाया ना रिएक्शन की दर को बढ़ाने के लिए। इसका मतलब जब तक यहाँ पर Fe नहीं था तब भी ये रिएक्शन हो रही थी और उत्पाद के रूप में आपको क्या मिल रहा था बेटा? अमोनिया। अमोनिया, ठीक है, बट मंद गति से प्राप्त हो रहा था। पर जैसे ही आपने यहाँ पर Fe मिलाया
तब भी आपको उत्पाद के रूप में बेटा क्या प्राप्त हो रहा है, अमोनिया। इसका मतलब उत्पाद की प्रकृति को परिवर्तित नहीं करते। क्लियर है पॉइंट? मतलब उत्पाद पहले भी अमोनिया था बिना उत्प्रेरक के, और आज भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी क्या है, अमोनिया। तो इसका मतलब उत्पाद की प्रकृति को परिवर्तित नहीं करते। अब मैं आपको समझा रहा हूं बेटा सामान्यतः, मतलब कुछ अपवाद भी हैं जो कि यहाँ पर क्या है, इस लाइन को क्या नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे। तो देखो अपवाद में कौन से, जैसे CO+H2 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की अगर हम लोग क्रिया कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, तो यह होता है CH4 देता है और प्लस H2। देखो रिएक्शन में बैलेंस नहीं कर रहा हूं क्योंकि आज मेरा फोकस केवल ये बात समझाने पर है तुम्हें कि भाई उत्पाद हमारी प्रकृति को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। सॉरी, उत्प्रेरक हमारी उत्पाद की प्रकृति को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। क्योंकि रिएक्शन तो बैलेंस करना बहुत आसान है क्योंकि बहुत सिंपल रिएक्शन है ये। और CO+H2, देखो यहां पर हमने उत्पाद बदल दी, वो सॉरी उत्प्रेरक बदल दिया बेटा। तो उत्प्रेरक बदलते क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्पाद बदल जाएगा। उत्पाद क्या बन जाएगा आपका, SCHO। तो देखो सामान्यतः वर्ड इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर आपने क्या बदला बेटा, उत्प्रेरक, और क्या बदल गया, उत्पाद। यहाँ पर निकिल उत्प्रेरक था तो क्या बनना था, CH4। यहाँ पे आपने Cu लिया तो क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। फिर आपने यही अभिकारक लिए CO+H2, फिर से अभिकारक वही है, पर इस बार उत्प्रेरक CO, ZNO और Cr2O3 ले लिए। और इस बार आपका यहाँ पर क्या बनना है बेटा, CH3OH बनना है। क्या बनना है बेटा, CH3OH। और तो आपको ये बात बेटा समझ में आ गई कि किस तरीके से उत्प्रेरक बदलने के साथ साथ आपके उत्पाद भी क्या हो जा रहे हैं, बदल जा रहे हैं। इसका मतलब इसीलिए यहाँ पर हमें सामान्यतः लिखना पड़ रहा है। ठीक है, चलो अब हम लोग अपने अगले पॉइंट पर आ रहे हैं। अभिकारक का ये कौन सा है, उत्प्रेरक का 7वां गुण। यह अभिक्रिया के वेग नियतांक को क्या कर देते हैं बेटा, बदल देते हैं। यह अभिक्रिया के वेग नियतांक को बदल देता है। तो अब इस बात को समझते हैं कि अभिक्रिया का वेग नियतांक किस प्रकार बदल रहा है। ठीक है, इस चीज को समझते हैं। देखो रासायनिक बलगतिकी में हम लोग पढ़ेंगे वेग नियतांक के बारे में, और वहीं पर एक समीकरण पढ़ेंगे बेटा, आर्हीनीय समीकरण, K बराबर A e⁻ जहाँ ये K है ना, ये बेटा दर नियतांक है। इसी को हम लोग वेग नियतांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे बेटा, वेग नियतांक या दर नियतांक। ठीक है, और E आपकी क्या है बेटा, सक्रियण ऊर्जा। क्या है बेटा, सक्रियण ऊर्जा। चलो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं बोथ साइड। ठीक है, लॉग लेने से क्या होगा, ये थोड़ा सा जो इक्वेशन हमारा लिखा हुआ है सिंप्लीफाइड हो जाएगा। लॉग A इंटू e⁻⁻⁻ इस तरीके से लिख लेंगे। तो आप मुझे बताओ लॉग की प्रॉपर्टी यहां लग जाएगी, और ये दोनों किस में, मल्टीप्लाई में। तो लॉग इसे किस में चेंज कर देगा, एडिशन में। लॉग A प्लस लॉग e⁻⁻⁻⁻⁻, और इसका बेस क्या चल रहा है बेटा, e। तो देखो इधर ध्यान से, जब भी यहाँ पर पावर होती है लॉग में तो ये क्या करता है, इसको आगे ले लेगा। जब ये आगे ले लेगा तो लॉग की एक और प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, लॉग A माइनस EA/RT और लॉग E बेस E। जब भी लॉग की वैल्यू और उसका बेस आधार दोनों समान हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, 1 हो जाती है। तो मैं इसे यहाँ पे 1 कर दूंगा तो ये हट जाएगा यहाँ से, और ये रह गया EA/RT। तो आप लोग देख रहे हो कि EA आ गया यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा, और ये K क्या था आपका, दर नियतांक। तो देखो धनात्मक उत्प्रेरक EA के मान को क्या करेगा बेटा, कम करेगा। धनात्मक उत्प्रेरक जब EA के मान को कम करेगा तो हमारा K की वैल्यू क्या होने लगेगी बेटा, बढ़ने लगेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह के साथ है, माइनस चिन्ह के साथ है। तो इसका मतलब क्या हो रही है, ये वैल्यू क्या हो रही है, कम, जो घट रही थी। तो इसका मतलब पूरी वैल्यू लॉग K की क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। और अगर हम लोग कौन सा उत्प्रेरक ले लें, ऋणात्मक, तो वह EA के मान को क्या करता था बेटा, बढ़ा देता था। तो यहाँ पर हमारे दर नियतांक की वैल्यू क्या होने लगेगी बेटा, घटने लग जाएगी। और आपने इस प्रकार देख लिया कि हमारे उत्प्रेरक होते हैं जो, वह क्या करते हैं बेटा, अभिक्रिया के वेग नियतांक को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। ये मैंने पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके समझाया कि किस तरीके से बदला है। देखो टीचर्स तो और भी पढ़ा देंगे इन चीज़ों को, पर वो क्या लाइन लिखवा देंगे बस आपको कि ऐसा हो रहा है, पर हम लोग इसका कारण तक जानने के क्यों हो रहा है। और ये चीज़ें आपको एग्जाम में, जैसे आप जेईई मेंस या नीट के एग्जाम में बैठते हो तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको क्या करती हैं, क्लेरिफाई करती हैं। नहीं तो आप इस स्टेटमेंट को रट के जाओगे, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, ये बीच में कोलैप्स कर जाएगा। ठीक, चलो तो ये बात समझ में आई आपको। अगला पॉइंट हमारा
उत्प्रेरक के गुण का 8वां पॉइंट कि उत्प्रेरक साम्य अवस्था को बेटा कभी भी क्या नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है। 8वां पॉइंट है यह साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता। ठीक, उत्प्रेरक साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करता है। साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करता है तो इसका सेंस क्या है कि उत्प्रेरक की जो साम्य अवस्था थी वह वही रहेगी। ठीक है, बस ये साम्य स्थापित होने में लगे समय को परिवर्तित कर सकता है। साम्य अवस्था को प्राप्त करने में जो समय लग रहा था मैं उसे क्या कर सकता है, परिवर्तित। तो यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा ऐड करते हुए, परंतु यह साम्य अवस्था को प्राप्त करने में लगे समय को परिवर्तित कर देता है। चलिए, तो इस चीज को फिर से क्लियर करते हैं, समझते हैं अच्छे तरीके से कैसे हमने स्टेटमेंट लिखा है। पहले मैं ये चीज समझा रहा हूं, साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करता। तो आप लोगों ने रासायनिक साम्य चैप्टर 11वीं क्लास में सीखा होगा, और यहां पर हम लोग जो ग्राफ खींचते हैं वह समय और दर के बीच में खींचते हैं, अवक्रिया दर। ठीक है, जो हमारी उत्क्रमणीय अवक्रियाएं होती हैं, A+B दे रहा है बेटा C+D, इस अवक्रिया को हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड, अग्र दिशा में, और जो ये वाली रिएक्शन होती है जो बैकवर्ड कहलाती है, इसे कहते हैं पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो इन दोनों के ग्राफ बनाते हैं हम लोग। तो देखो, समय के साथ साथ अभिकारकों की जो सांद्रता है वो क्या होती है बेटा, घटती जाएगी। जब भी कोई रिएक्शन होगी, जैसे मान लो आपने दूध ले लिया स्टार्टिंग में, और दूध को आप किस में बदलना चाह रहे हो बेटा, दही में। तो जब आप लोगे दूध जमाने के लिए दही में, तो स्टार्टिंग में दूध की मात्रा क्या ज़्यादा, पर जब आप सुबह उठोगे तो पूरा दूध किस में कन्वर्ट हो चुका होगा बेटा, दही में। तो इसका मतलब आपकी दूध की सांद्रता समय के साथ साथ क्या होती जा रही है बेटा, घटती जा रही है। तो जो ग्राफ है वो t=0 पर आपकी अभिकारक की सांद्रता क्या है बेटा, ज़्यादा, और ये समय के साथ साथ क्या होती जा रही है, घटती चली जा रही है, इस तरीके से। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि स्टार्टिंग में हमारे पास उत्पाद के रूप में क्या है, कुछ भी नहीं है, शून्य है ना। उत्पादों की सांद्रता कितनी है, शून्य, क्योंकि दही नहीं है हमारे पास। धीरे धीरे दूध किस में बदलेगा बेटा, दही में। जब दही में बदलेगा तो उत्पादों की सांद्रताएं बढ़ती चली जाएंगी, और एक पर्टिकुलर समय पर उत्पादों की सांद्रता हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगी, अधिकतम पर पहुंच जाएगी। और इस तरीके से मैंने ये आपके दो ग्राफ बनाए। जो ऊपर वाला ग्राफ है आपका, ये किसका बेटा, अग्र अवक्रिया का, अग्र अवक्रिया, और ये जो डाउनवर्ड वाला ग्राफ है किसका बेटा, पश्च अवक्रिया का। देखो, तो डेफिनेशन क्या है आपकी, कि जब अग्र अवक्रिया का वेग पश्च अवक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है तो उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, साम्य अवस्था। तो देखो, हमने दर के बीच में ग्राफ खींचा है, तो देखो अग्र अवक्रिया की ये दर थी। देखो, सांद्रता अगर घटती चली जा रही है तो दर भी घटेगी। एक चीज याद रखनी है रासायनिक बलगतिकी में, कि दर जो होती है अवक्रिया की, वो किसके समानुपाती होती है बेटा, सांद्रता के। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, दर समानुपाती होती है सांद्रता के। ठीक है, तो अगर सांद्रता घट रही है तो अवक्रिया की क्या घटेगी बेटा, दर भी घटेगी। तो आपको पता है कि अभिकारकों की सांद्रता घट रही है तो दर घटती चली जा रही है। ठीक है, अगर सांद्रता बढ़ेगी तो बेटा क्या होगा, दर भी बढ़ेगी, और दर बढ़ेगी किसकी, पश्च अवक्रिया की। क्यों, क्योंकि पश्च अवक्रिया में उत्पादों की सांद्रता क्या हो रही है हमारी बेटा, बढ़ने लगेगी, और जब उत्पादों की सांद्रता बढ़ रही है तो अवक्रिया की दर क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। और एक समय ऐसा आ गया जहां पर अग्र अवक्रिया की दर पश्च अवक्रिया की दर के क्या हो गई है, बराबर, और उसे हम लोग क्या बोल देंगे बेटा, साम्य अवस्था। ये जो समय है t, और इस पे कोई भी वैल्यू आप मान लो, जैसे 40 सेकेंड। ठीक है, और हम लोग कहेंगे यहां पर हमें क्या मिल गई बेटा, साम्य अवस्था। ये बात समझ में आई। अब मैंने बोला था कि यह साम्य अवस्था को प्राप्त करने में लगे समय को परिवर्तित कर देता है। तो अब इस चीज को समझते हैं। देखिए, अगर आपने धनात्मक उत्प्रेरक लिया तो ये जो साम्य अवस्था है ना, और जल्दी अचीव हो जाएगी हमें। ये देखो,
और जल्दी अचीव हो गई। और ये समय जो है आपका, ये हमने मान लिया कि अब कितना है हमारा 20 सेकंड, मतलब साम्य अवस्था में 20 सेकंड में प्राप्त हो गई। पहले में साम्य अवस्था कितनी हो रही थी 40, पर आज भी अवक्रिया की दर यहाँ पर अग्र और पश्च की दोनों बराबर हैं, मतलब साम्य अवस्था प्रभावित नहीं हुई है। RF बराबर किसके अभी भी, RB के, पर हाँ समय जो लगने वाला समय था वो जरूर घट गया है। और अगर हमने ऋणात्मक उत्प्रेरक ले लिया तो बेटा जो समय था साम्य अवस्था को अचीव करने में वह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और आज ये बढ़कर कितना हो गया बेटा 60 सेकंड। तो देखो साम्य अवस्था फिर भी वहीं पर प्राप्त हो रही है, पर जो समय था वह क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि भाई साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करते उत्प्रेरक, परंतु साम्य अवस्था को प्राप्त करने में लगे समय को क्या कर देते हैं, परिवर्तित। और ये हमने कितने पॉइंट सीख लिए, 8। तो अगर आप लोग चाहो तो इस ग्राफ को बना सकते हो। इसमें 3 ग्राफ हैं आपके, कौन कौन से बेटा, एक तो ए, ये कैसा है, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। एक ग्राफ कौन सा है आपका बेटा, ये बी, ये वाला कौन सा है, धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में, पॉजिटिव कैटेलिस्ट। और ये वाला बेटा नेगेटिव कैटेलिस्ट, ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, चलिए एक पॉइंट और रह गया बस, लास्ट पॉइंट हमारा उत्प्रेरक के सामान्य गुण में। देखिए जो उत्प्रेरक होते हैं यह ऊष्मागतिकीय जो हमारे कारक होते हैं, जैसे एंट्रोपी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन, ये ऊष्मागतिकीय क्या है बेटा, कारक हैं। और जैसे गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, ये सभी बेटा क्या होते हैं, अवस्था फलन होते हैं। कैसे फलन होते हैं, अवस्था फलन। और ये अवस्था फलन के मानों में कोई भी परिवर्तन नहीं करते। उत्प्रेरक अवस्था फलनों को परिवर्तित नहीं करते, अवस्था फलन के जो मान होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते। ये पॉइंट भी आपसे किस में पूछ लिया जाएगा, कंपटीशन में, क्योंकि आपको पता है कि अभिकारक भी वही है, उत्पाद भी वही है। तो अभिकारक से उत्पाद तक तो रिएक्शन जाएगी जाएगी, इसका मतलब भाई अवस्थाएं पहले से क्या है, निश्चित है, पर जो पथ है उसे क्या कर देते हैं उत्प्रेरक, चेंज कर देते हैं। इसका मतलब पथ बदल रहा है। क्या बदल रहा है बेटा, हमारा पथ, रास्ता। ठीक है, पथ बदल रहा है, ना कि क्या बदल रही है हमारी, बताओ, स्थिति। स्थिति का मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, अवस्था। हमारी अवस्था में कोई चेंज नहीं आ रहा है, अवस्था बदल नहीं रही। अगर अवस्था नहीं बदल रही है तो इसका मतलब क्या है, अवस्था फलन भी नहीं बदलेंगे। पथ बदल रहा है तो पथ फलन बदल जाएंगे। ठीक है, दी गई ऊष्मा बदल जाएगी या फिर किया गया कार्य बदल सकता है। तो Q और W के मान क्या हो सकते हैं बेटा, चेंज हो सकते हैं। किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक में, परंतु किसके मान नहीं चेंज होंगे, डेल्टा S, डेल्टा H और डेल्टा J। इस तरीके से मुझे लग रहा है कि आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसे क्या करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में बेटा क्या करें, शेयर करें। और उसके साथ साथ जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है आप लोग नीचे क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। जो भी हमारे वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी ड्रॉबैक्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या कोई ऐसा टॉपिक जो आप लोग स्टार्ट कराना चाहते हो, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें बता सकते हो। और आप हमारे साथ, मैंने बताया था पहले भी, जूम एप्लीकेशन पर लाइव क्लास के लिए भी जुड़ सकते हो। तो जूम एप्लीकेशन आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए और लाइव क्लास पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पर आपको क्या है, जुड़ना होगा उसके लिए पहले, और RA कोचिंग फॉर 12th, ठीक है, ये आपका किसके लिए रहेगा, 12th क्लास के बैच के लिए। और एक और बैच है आपका RA कोचिंग फॉर JEE मेंस पब्लिक नीट। तो ये आपके 2 ग्रुप हैं टेलीग्राम पर, एक RA कोचिंग फॉर 12th और एक RA कोचिंग फॉर JEE मेंस और नीट। तो जो बच्चे JEE मेंस और नीट की तैयारी करना चाहते हैं वो इस वाले टेलीग्राम पर जुड़े ग्रुप पर, और जो बच्चे किसकी तैयारी करना चाहते हैं 12th की, वो इस पर जुड़े। ठीक है, थैंक यू।